हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। राइट, ऑडिटिंग क्लास वैसे तो हमारा सिलेबस इज़ ओवर, बट देयर इज़ दिस टॉपिक कैरो 2020। हमने प्री एमएसटीज एक चैप्टर किया था ऑडिट रिपोर्ट। राइट, अंडर दैट वी हैव डन टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग। राइट, जिसमें हमने किया था मॉडिफाइड रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट, फेयर रिपोर्टिंग। राइट, उसके साथ हमने एक एडिशनल रिपोर्ट की थी जिसको हम कहते थे कैरो 2016। राइट, जिसके 16 क्लॉजेस थे। और मैंने कहा था कि कैरो 2016 या कैरो रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि एडिशनल रिपोर्ट होती है, कि कई बार ऑडिटर जो है वो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में फेयर रिपोर्ट तो दे देता है, कोई फ्रॉड है नहीं, पर उसको लग रहा है कि डायरेक्टर के नाम पर एक लैंड है जो कि कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, पर वो रजिस्ट्री किसके नाम पर है? डायरेक्टर के नाम पर है। तो ऐसी चीज़ों की वजह से वो फेयर रिपोर्ट को अनफेयर रिपोर्ट या मॉडिफाइड रिपोर्ट तो देगा नहीं। तो ऐसी चीज़ें कहाँ रिपोर्ट होती थी? एक एडिशनल रिपोर्ट में, जिसको हम कहते थे कैरो 2016। बट नाउ दिस कैरो 2016 हैज़ बीन अमेंडेड एंड हैज़ बीन मेड कैरो 2020। राइट, जिसके कि अब कितने क्लॉजेस हैं? अब इसके हैं 21 क्लॉजेस। मतलब क्या है? 5 क्लॉजेस एडिशनल में एडिशन कर दी गई हैं। और क्लास इसमें अच्छी बात क्या है कि काफ़ी क्लॉजेस ऐसे हैं जो कि सेम हैं, कुछ एडिशंस की गई हैं पुराने क्लॉजेस में ही, और 5 क्लॉजेस ही नए हैं। राइट, अब कैरो का मतलब क्या होता है? कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। राइट, कि कंपनी ने जो कुछ भी किया है, एक तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन में आ जाएगा ऑडिटर रिपोर्ट का। राइट, कि उसने कौन सा ओपिनियन दिया है, प्लस कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 में उसका क्या आ जाएगा? एक ऑर्डर आ जाएगा अगर उसने कुछ भी थ्योरेटिकल लिख कर देना है हमारे ऑडिटर ने हमारे को। तो अब इसको क्या बोलते हैं? कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020। नाउ इट इज नो मोर 2016, इट इज 2020। अभी आया कब था? इट वॉज नोटिफाइड टू द पब्लिक ऑन 29th of February 2020। राइट, 29th February 2020 को कैरो 2020 आ चुका था। इट वॉज मेड पब्लिक। नाउ एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? Now class, as per the previous information, it was applicable from the retrospective effect कि financial year 2019-20, मतलब कि हमारा जो financial year चल रहा था, राइट, जो खत्म होना था, उसमें ये लग जाना था विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बट ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक अब ये एक्सटेंड हो गई है इसकी एप्लीकेबिलिटी। नाउ इट इज बीन एक्सटेंडेड टू फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये जो अब चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 April 2020 टू 31 March 2021, अब ये तब से अप्लाई करेगा, इस साल से नहीं करेगा। नहीं तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2019-20 के साथ शुरू हो जाना था। नाउ क्लास इसकी एप्लीकेबिलिटी में क्या है? जैसे कि पुराना था हमारा कैरो 2016 कि दैट इट अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। हर एक कंपनी को ये अप्लाई करता है इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। यस, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। राइट, और ये सेम है एक्सेप्शंस जो हमने कैरो 2016 में किए थे। दैट इज बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज दैट इज एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, 1% कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 1 करोड़ एंड बोरोइंग लेस देन 1 करोड़ एंड टोटल रेवेन्यू लेस देन 1 करोड़। मतलब क्या है? ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए उनके पास कैरो 2020 एप्लीकेबल नहीं होने की। अगर एक कंडीशन भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो कैरो 2020 लग जाएगा। मतलब क्या है? अगर उनकी पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 1 करोड़ हो जाती है तो कैरो 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा। ये तीनों एंड वाली कंडीशंस हैं, अगर ये तीनों फुलफिल हो रही हैं तब कैरो 2020 नहीं लगेगा। राइट, सो मूविंग ऑन विद द क्लॉजेस। राइट, कि मैटर्स कौन से हैं इंक्लूडेड इस ऑडिटर्स रिपोर्ट में, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर में। राइट, सो पहले 2016 में भी हमने ये किया था, कैरो 2016 में भी, कि पहला क्लॉज इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पर भी इट इज सेम, यहाँ पर भी वही है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लास जो नए क्लॉजेस हैं उनके ऊपर मैंने न्यू लिखा हुआ है, जो पुराने हैं वो एज इट इज आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। Right, so starting with property plant and equipment, that whether the company is maintaining proper records in quantitative details and situation, कि मतलब property plant and equipment की कंपनी कितनी अच्छी डिटेल्स या रिकॉर्ड्स बनाकर बैठी हुई है क्वांटिटेटिवली, और साथ में उनकी सिचुएशन भी कितनी अच्छी डिस्क्राइब की है। क्लास कैरो रिपोर्ट में ना ऑडिटर ने या तो येस लिखना होता है या तो नो लिखना होता है विद एक्सप्लेनेशन। ये वो काम होता है कि कंपनी कितने अच्छे तरह से मैनेज हो पा रही है बाय डायरेक्टर्स।
राइट। सो यहाँ पर उन्होंने रिपोर्ट मांगनी है, ऑडिटर्स ने, रिपोर्ट है, क्वांटिटेटिवली है तो येस कर देंगे ऑडिटर्स, नहीं है तो साथ में रीजन लिख देंगे, और वो रीजन अपने मन से नहीं लिखेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पूछेंगे कि आपने इतने अच्छे से रिकॉर्ड्स क्यों नहीं बनाए, स्टेट द रीजंस। देन क्लास जो नई चीज आई है वो ये आई है, दैट इज दिस बी पार्ट। पहले हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यही किया था अगर आपको याद हो। अब बी पार्ट ये नया आया है, दैट वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स। अर्लियर सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की बात होती थी कि उनकी ही रिपोर्टिंग होगी, अब क्या हो गया है, इनटेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल हो गया, इनके ऊपर भी प्रॉपर डिटेलिंग बनेगी, राइट, इनके रिकॉर्ड्स बनेंगे, इनकी भी क्वांटिटेटिव डिटेल्स बनेंगी और इनकी सिचुएशंस भी बताई जाएंगी। तो ये चीज़ नहीं ऐड हुई है। बाकी इट इज सेम दैट दीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इनको कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करती है, कोई मटीरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं या नहीं है, और वो कैसे डील की जाती हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी पुराना ही है, राइट, कैरो 2016। देन इज टाइटल डीड्स ऑफ द ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी शुड बी इन द कंपनीज नेम। मतलब किसी डायरेक्टर के नाम पर तो नहीं है, किसी कंपनी के लैंड की रजिस्ट्री वो कंपनी के खुद के नाम पर ही होनी चाहिए, ये भी पुराना ही है क्लास। देन दिस इज द न्यू क्लॉज। ये देखो क्लॉज नंबर 1 को ही कितना बड़ा कर दिया उन्होंने, 2 क्लॉजेस एडिशन कर दिए, हमने सिर्फ ये पढ़ा था। अब इसमें एक और चीज आ गई है और इसके नोट्स आपके आई क्लाउड पर हैं प्रॉपरली अच्छे से, राइट, दैट वेदर द कंपनी हैज रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब क्लास इसमें एक और चीज क्या ऐड कर दी गई है कि जब वो इसको रीवैल्यू करवाना चाह रहे हैं, अपने एसेट्स को रीवैल्यू करवाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं कि किसी भी एम्प्लॉय से करवा लिया, उनको एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर चाहिए होगा, चाहे वो आउटसोर्स करवाएं ऐसा कोई प्रोफेशनल जो उनकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या एसेट्स को, इंटेंजिबल और इनटेंजिबल को एक रिवैल्यूएशन फिगर्स पर लेके आए, और वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही हो सकता है, राइट। और अगर तो 10% से ज़्यादा की है चेंज, अगर तो 10% से ज़्यादा रिवैल्यू हो रही है चेंजेस, तो अमाउंट ऑफ चेंज उनको बतानी पड़ेगी अपनी फाइनेंशियल जो भी बैलेंस शीट्स हैं या आप कह लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। देन एक और चीज़ ऐड कर दी गई है इसमें, और वो क्या चीज़ है, दैट वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। क्लास व्हाट इज अ बेनामी ट्रांजेक्शन, कि रजिस्ट्री तो है बट रजिस्ट्री एक ऐसे घोस्ट पर्सन के नाम पर है जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो रियल नहीं है, या तो वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। मतलब कंपनी के नाम पर या कंपनी के किसी एम्प्लॉय के, डायरेक्टर के नाम पर नहीं है रजिस्ट्री, वो किसी n नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर है, राइट। सो ऐसी बेनामी ट्रांजेक्शन, ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, राइट, और जो बेनामी प्रॉपर्टी है अब उस पर क्या हो गया है, केस हो चुका है कंपनी के खिलाफ कि उनके पास ये बेनामी प्रॉपर्टी कैसे आई। सो अगर ऐसा केस हो चुका है और कंपनी के पास ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी थी जो कंपनी यूज कर रही थी, तो उसके बारे में भी कंपनी को या मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और डिटेल्स देनी पड़ेंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। Then moving on to clause number 2 class, it is also the same, that was inventory। हाँ जी क्लास, सो इन्वेंट्री क्लास हमने 2016 कैरो 2016 में ये पढ़ लिया था कि इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी बाय मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसमें एक चीज़ जो न्यू ऐड की गई है कैरो 2020 में, वो ये है कि दैट द कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट। मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट ने ऐसा कवरेज किया है या प्रोसीजर लिया है ऐसे वेरिफिकेशन के लिए इन्वेंट्री के, वो एप्ट होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अब वो एप्ट है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, वो ऑडिटर को अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से जज करना पड़ेगा। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है कि मतलब कि डिस्क्रिपेंसी कितने परसेंट की है, 10% और मोर, मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि 1000 यूनिट्स पड़े हमारी इन्वेंट्री में पर उतने हैं नहीं, कम है, और जितने कम है वो 10% के आसपास है वो अमाउंट, तो इसको प्रॉपरली डील किया गया है मैनेजमेंट की तरफ से या नहीं किया गया। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो न्यू क्लॉज क्लास। ये क्या कह रहा है कि वेदर इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी हैज बीन सेंशन्ड अ वर्किंग लिमिट, राइट, अ वर्किंग कैपिटल लिमिट। क्लास वर्किंग कैपिटल के ऊपर भी एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है इन कैरो 2020। अब वो क्या क्लॉज है, दैट अगर वर्किंग कैपिटल की लिमिट पूरे साल में कंपनी की 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और कंपनी ने उसके लिए लोन लिया हुआ है फ्रॉम बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहीं से भी लिया हुआ है,
तो कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है ऐसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जहां से उन्होंने लोन लिया हुआ है फॉर वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। और अगर ये रिटर्न्स फाइल की गई हैं तब इसको येस लिखना है, अगर नहीं की गई हुई है तो इसके बारे में बताना है कि कंपनी की मैनेजमेंट ने ये रिटर्न्स फाइल क्यों नहीं की, राइट। सो रिटर्न फाइलिंग किससे होगी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को की है या नहीं की, कि उनका जो पैसा यूज हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कितना % प्रोपोर्शनेटली है कि वो जो पैसा है वो कब रिटर्न हो जाएगा। Then moving on to next is investments guarantee and security class. This is also the same clause जो हमने पढ़ लिया है, that whether the company has made any investment guarantee security और given loans and advances to other companies। क्लास अब हमने क्या पढ़ना है कि जो कंपनी का ऑडिट हो रहा है उस कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो, उस कंपनी ने किसी और कंपनी के लिए गारंटर बनी हो वो बैंक के लिए, या कुछ सिक्योरिटी दी हो या कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हों, राइट। सो ये सब चीज़ें भी डिस्क्लोज होनी और शेयर होल्डर्स को बतानी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमने ये तो पढ़ लिया था कैरो 2016 में। नाउ देयर आर 3 न्यू क्लॉजेस एडेड। मतलब क्या है, कोई नया क्लॉज नहीं है, इसी के अंडर 3 नई सिचुएशंस ऐड कर दी गई हैं। मतलब क्या, हाँ जी क्लास, तो फर्स्ट कंडीशन इज कि ऐसी अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है उस कंपनी ने तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स देनी है, राइट। और ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर तो कंपनी का बिजनेस ही लोन लेंडिंग है, मनी लेंडिंग है। मतलब अगर कंपनी खुद ही NBFC है, NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉर्पोरेशन है, तो डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन बिजनेस ही वो है। पर अगर कंपनी का मेन बिजनेस ये नहीं है तो उनको डिटेल देनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई है, कौन सी कंपनी में उन्होंने गारंटर बने हैं, कौन सी कंपनी को उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस लेंड किए हैं। देन द सेकंड पॉइंट एडेड इज एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट गिवन टू सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स। अगर कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरी को लोन दिया है, अपने किसी अलग से जॉइंट वेंचर को लोन दिया है, तो उसकी प्रॉपर अमाउंट और कितनी अमाउंट रिकवर हो चुकी है प्लस कितनी आउटस्टैंडिंग है ये भी बताना पड़ेगा, राइट। एंड देन थर्ड वन इज कि अपनी सब्सिडरीज के अलावा ऐसा कोई लोन अगर किसी को भी दिया है तो उसका भी एग्रीगेट प्लस आउटस्टैंडिंग टू अदर पार्टीज, जो थर्ड पार्टीज हैं, कंपनी के साथ रिलेटेड ही नहीं है, तो उनको भी देना पड़ेगा, राइट। बाकी ये क्लास ये कैरो 2016 का ओल्ड प्रोविजन ही है कि ऐसा कोई लोन या एडवांस है वो प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए। कंपनीज के इंटरेस्ट को रीपेमेंट हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा, ओवरड्यू हो रहा है तो उसको NPA डिक्लेयर किया है, क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं कंपनीज ने, राइट। देन इज फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ इज दैट इज ऑल्सो न्यू वन कि वेदर द लोन दैट इज ओवरड्यू कंपनी हैज गिवन अ फ्रेश लोन और एक्सटेंडेड द अर्लियर लोन और रिन्यूड अ न्यू लोन। मतलब क्या है, एक तो कंपनी ने किसी B कंपनी को पैसे दिए, राइट। पहली बात उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए। दूसरी बात अब क्या होगी कि इस कंपनी ने दोबारा से उनको एक फ्रेश लोन दे दिया, राइट, या उनकी डेट एक्सटेंड कर दी, राइट, या तो उनको एक रिन्यू कर दिया उसी लोन को। तो ये तीनों चीज़ें ही कैरो 2020 के क्लॉज नंबर 3 के ई पॉइंट में आएंगी ताकि शेयर होल्डर्स को इसके बारे में पता हो, क्योंकि हो सकता है कि कल को एक विलफुल डिफॉल्ट बन जाए कि कंपनी वाले शेयर होल्डर्स का पैसा निकाल के एक ऐसी कंपनीज में दे रहे हैं जो उनको उनका पैसा वापस ही नहीं दे रही हैं। देन तो इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, राइट। देन देयर इज दिस पॉइंट F, दिस इज ऑल्सो न्यू वन, दैट वेदर द कंपनी हैज गिवन लोन एंड एडवांसिंग विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब क्लास इसका मतलब क्या है, जब भी कोई लोन देता है, बैंक देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है या कंपनी देती है, एक प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस के प्रॉपर अच्छे खासे पेज होते हैं जिन पर बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। बट अगर ऐसा पता लगता है ऑडिटर को कि कोई ऐसा लोन या एडवांस मेड हुआ है जिसके ऊपर कोई टर्म या कंडीशन नहीं थी, ऐसे ही फ्री फंड में पैसे उठा के दे दिए, तो इट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स इन दी कैरो 2020, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू क्लॉज नंबर 4 क्लास। क्लॉज नंबर 4 कहता है लोन्स बाय कंपनी टू डायरेक्टर्स और रिलेटेड पार्टी टू डायरेक्टर्स। ये भी हमने किया था, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इट इज द सेम एज कैरो 2016। देन पॉइंट नंबर 5 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कंपनी। अगर कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किए हैं, राइट, उसके भी क्लॉजेज इज सेम एज कैरो 2016 ऑलरेडी डन इन क्लास। देन मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 6 इज मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। हमने देखा था दैट कॉस्ट ऑडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी कोई चेंज नहीं लिख करा गया है। दिस इज ऑल्सो सेम एज कैरो 2016 ऑलरेडी डन इन क्लास। Then class, there is this clause number 7
इसका पॉइंट ए क्या कह रहा है, दैट कंपनीज रेगुलर इन डिपॉजिटेड अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। क्लास ये मैंने क्लास में भी करवाया था कि ये होता है टैक्सेशन के ऊपर कि जीएसटी दे रही है कंपनी के नहीं, अपना इनकम टैक्स अच्छे से दे रही है कि नहीं दे रही, राइट। सो उसके बारे में डिस्क्लोज करना है। अगर कुछ भी ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके बारे में भी अमाउंट डिस्क्लोज करनी है और कौन से कोर्ट में केस पेंडिंग है। दिस इज ऑल्सो सेम एज कैरो 2016, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देन क्लास देयर इज दिस न्यू क्लॉज नंबर 8। अब ये क्लॉज क्या कह रहा है, दैट वेदर एनी ट्रांजेक्शन्स नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन टैक्स असेसमेंट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब क्लास इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि 2 साल पहले इनकम उन्होंने 10 लाख शो की है कंपनी ने, राइट, पर एक्चुअल में इनकम जो थी वो थी 20 लाख रुपए। ये चीज़ पता लग गई है, डिस्क्लोज हो चुकी है। अब डिस्क्लोज होना क्लास अलग बात है, उस डिस्क्लोजर्स के साथ जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी दे देगी, बट उसका क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में रेक्टिफिकेशन हुआ? क्या वही चीज़ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उस बैलेंस शीट में या उसकी P&L में ऐड हुई, और क्या उसके ऊपर टैक्स दिया कंपनी ने या नहीं दिया, या वो 10 लाख रुपए कहाँ गए पता ही नहीं लगा। तो मतलब क्या है कि ऑडिटर को अब ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई अर्लियर रेट्रोस्पेक्टिव ऐसा कुछ भी था, अनडिस्क्लोज्ड इनकम थी, उस पर टैक्स लग गया है और वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ सेटल हो चुकी है P&L और बैलेंस शीट में या नहीं। मतलब क्या है, प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, और वो भी उसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ, राइट। देन इज क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 क्या कह रहा है, दैट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स टू एनी लेंडर, राइट, कि मतलब अब कंपनी ने खुद किसी कंपनी से या बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसका डिफॉल्ट कर दिया कंपनी ने, अपनी रीपेमेंट नहीं की, इंस्टॉलमेंट की, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की। सो उसका टेन्योर और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट डिस्क्लोज करना है। दिस इज सेम एज कैरो 2016। जो इसमें चीज ऐड हुई है क्लास वो क्या है, दैट वेदर द कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय एनी बैंक। दिस इज अ न्यू थिंग एंड एन इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब क्या है कि ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, कंपनी नहीं दे पा रही उनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट या इंस्टॉलमेंट्स, कि क्या कहीं अगर उन्होंने SBI से लोन लिया है तो SBI ने उनको विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं डिस्क्लोज किया हुआ अपनी बैलेंस शीट्स में। तो अब ऑडिटर को ये भी चेक करना पड़ेगा, एंड दिस इज अ न्यू थिंग एडेड इन कैरो 2020, राइट। देन दिस इज एन ओल्ड क्लॉज ओनली कि अमाउंट ऑफ लोन जो है जो कंपनी ने लिया है, फॉर एग्जाम्पल SBI से लिया है, वो उसी पर्पज के लिए यूज हुआ है जिस पर्पज के लिए लिया गया था। Then there is this new clause added, that is point number D of clause number 9, that whether the funds raised on short term basis are used for long term basis। मतलब उन्होंने वर्किंग कैपिटल इशू करानी थी, शॉर्ट टर्म बेसिस का कोई लोन लिया था, पर उसको उन्होंने लैंड खरीदने में लगा दिया कंपनी वालों ने। मतलब शॉर्ट टर्म बेसिस का लोन जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए यूज हो गया। अगर ऐसी कोई भी चीज है तो नेचर एंड अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन कैरो 2020। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट इज क्लॉज नंबर 10। अब क्लॉज नंबर 10 क्या था क्लास, की मनी रेस्ड बाय द वे ऑफ IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, मतलब शेयर होल्डर्स से पैसे लिए गए हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई ओपन की गई है, राइट। सो उसका प्रॉपरली ईयर डिस्क्लोज करना, अगर उसी ऑनगोइंग ईयर में है या पीछे से आ रहा है वो IPO पिछले सालों से लिया गया है, सो और वो पैसा सेम उन्हीं पर्पज के लिए अप्लाई किया गया है जिनके लिए उनको रेस किया गया है। अब क्लास ये तो सेम था कैरो 2016 वाला ही। जो इसमें न्यू चीज ऐड हुई है वो है क्लॉज नंबर पार्ट नंबर बी ऑफ क्लॉज नंबर 10, दैट इज वेदर द कंपनी हैज मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट्स। मतलब क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, बोर्ड ने, मैनेजमेंट ने प्राइवेट अलॉटमेंट से, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से अपने फ्रेंड्स में, बिजनेस सर्कल में, फैमिली सर्कल में पहले से ही कुछ शेयर्स बेच दिए थे, राइट। सो उनके फंड्स रेज कितने हुए हैं और वो क्या उन्हीं पर्पज के लिए यूटिलाइज किए गए जिनके लिए रेज हुए थे या नहीं, राइट। देन इज क्लॉज नंबर 11। क्लॉज नंबर 11 क्या बोल रहा है, दैट अगर तो फ्रॉड हुआ है बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी। बाय द कंपनी मतलब कि मैनेजमेंट फ्रॉड है, ये मैनेजमेंट खुद ही इन्वॉल्व है। ऑन द कंपनी मतलब इम्प्लॉइज फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के ऊपर, तो क्या वो फ्रॉड नोटिस है या रिपोर्टेड है। ये तो सेम है पहला क्लॉज एज कैरो 2016 ओनली। जो डिफरेंस है वो ये है कि एक नया क्लॉज सब क्लॉज ऐड किया गया है, वो क्या है, दैट वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143
हैज़ बिन डिपॉजिटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है क्लास सेक्शन 143 किसके साथ डील करता है? ऑडिटर्स राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर ऑडिटर को ऐसा कोई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा फ्रॉड चल रहा है, अब वो चाहे मैनेजमेंट का फ्रॉड हो चाहे एम्प्लॉयज़ का फ्रॉड हो, ऑडिटर ने एक रिपोर्ट बनानी है और किसको सबमिट करानी है? विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द रजिस्ट्रार ऑफिस, राइट। इन दोनों को सबमिट करानी है ये रिपोर्ट और ये ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है। और इसमें उसने येस लिखना है अगर रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, नो लिखना है अगर ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है। देन इज ये भी एक न्यू क्लॉज है, वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या, अगर कोई भी ऐसे फ्रॉड चल रहा था और ऑडिटर को सुनने में ये बात आई है अपनी ऑब्जर्वेशन से या क्वेश्चनियर मेथड से या इंटरव्यू मेथड से एम्प्लॉयज़ या मैनेजमेंट के कि ऐसा कोई फ्रॉड चल रहा है, तो ऑडिटर ने क्या कोई ऐसी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को सुना है, और अगर उसने सुना है तो उसने उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें नोटिस की हैं, ऑब्जर्व की हैं और शेयर होल्डर्स को वो कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं इन दिस रिपोर्ट, राइट। देन देयर इज दिस क्लॉज नंबर 12। क्लॉज नंबर 12 कर रहा है डील निधि कंपनी से। सो क्लास व्हाट इज़ अ निधि कंपनी? एक निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट ले रही होती है और अपने मेंबर्स को ही लेंड कर रही होती है लोन, राइट। सो अगर ऑडिटर ऐसी कंपनी को ऑडिट कर रहा है तो उसको क्या कंपाइलेशन देखनी पड़ेगी कि जो प्रमोटर है कंपनी का, उसने अगर 1 रुपया लगाया है तो वो कितना डिपॉजिट्स ले सकता है अपने मेंबर्स से? इट इज़ 20%। मतलब 1 रुपया लगाया है तो वो सिर्फ 20 रुपये ही ले सकता है। अगर हम बात करें 1 करोड़ लगाया है प्रमोटर ने तो 20 करोड़ मैक्सिमम ले सकता है। अगर ये प्रपोर्शन ज़्यादा या कम है तो उसके बारे में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑडिटर को कि बीइंग अ निधि कंपनी या निधि कंपनी के रूल्स को कंप्लाई नहीं कर रहे। देन ये तो क्लास कैरो 2016 में भी था, ये क्लास में डन है। अब जो इसमें नया ऐड किया गया है क्लॉज, सब क्लॉज, वो ये है दैट वेदर देयर हैज़ बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि निधि कंपनी के मेंबर्स जो लोन लेके जा रहे हैं वो अपना इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट रीपे नहीं कर पा रहे, तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स देनी, उसकी अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट बताना, राइट। तो वो भी अब डिस्क्लोज होना शुरू हो जाएगा। पहले तो बात थी सिर्फ प्रोविजन देखने की, अब बात साथ में क्या ऐड होगी कि मेंबर्स के नाम और उनका अमाउंट ऑन डिफॉल्ट भी डिस्क्लोज होगा। देन इज क्लॉज नंबर 13 इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इट इज सेम एज कैरो 2016। इसमें कोई चेंज नहीं आया है कि कौन कौन सी कंपनीज या डायरेक्टर्स किन किन के साथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और उनके क्या रूल्स है। दिस इज ऑल्सो डन इन क्लास। देन इज नेक्स्ट 14th नंबर क्लॉज। अब क्लास ये सारा क्लॉज ही नया है। इसमें क्या है, कंपनी का इंटरनल ऑडिट कितना स्ट्रांग है इसके ऊपर भी अब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा और अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। मतलब क्या है कि कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो वर्ल्ड वाइड है, ओवरसीज भी हैं, राइट। और अगर हम बात करें कि कंपनी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ की रोज़ पेमेंट्स आ रही हैं या सेल्स हो रही हैं, बट जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है बस एक ऑडिटर है कंपनी का, इंटरनल ऑडिटर। मतलब कि एज टू कॉरस्पॉन्ड द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस उनका इंटरनल ऑडिट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। सो क्लास अगर इतना बड़ा बिजनेस है कंपनी का तो कम से कम इंटरनल ऑडिटर्स की एक टीम तो होनी चाहिए ना, 10-12 लोगों की। बट एक ही ऑडिटर है, वो कभी कभार देख लेता है इंटरनल सिस्टम्स को, कभी कभार नहीं देखता, तो ये भी नहीं चलेगा। अब ऑडिटर को इसके ऊपर भी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, राइट। और इसका एक और सब क्लॉज है दैट द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बनाई है, क्या इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब क्या इस एक्सटर्नल ऑडिटर ने उस रिपोर्ट को कंसिडर किया, उस रिपोर्ट को पढ़ा और देखा कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग थी और क्या क्या चीज़ें अप टू डेट हैं जो उसको भी ऐसे ही बताई गई हैं, राइट। सो अब उसको इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्लॉज नंबर 15। क्लास दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड क्लॉज जिसमें हमने ये बताया था दैट द कंपनी किन किन कंडीशंस में नॉन कैश ट्रांजेक्शंस कर सकती हैं विद द डायरेक्टर्स। सो क्लास इसमें ये है कि अगर डायरेक्टर्स कंपनी का कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और उसके बदले में उसको शेयर्स दे देते हैं अपनी खुद की उसी कंपनी का, तो इज इट वैलिड और इज इट नॉट वैलिड। दिस इज ऑल्सो द सेम एज कैरो 2016 ऑलरेडी डन इन क्लास। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्लॉज इज 16th क्लॉज। अब इसमें क्या है, हमने इसमें बताना है कि दैट वेदर द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद RBI एक्ट अंडर द सेक्शन 45(1)(a। मतलब क्या है कि क्या ये कंपनी किसी को लोन लेंडिंग बिजनेस में आ चुकी है एज एन NBFC। क्लास 45 सेक्शन क्या है RBI का कि क्या कंपनी अपना साइड बिजनेस एज मनी लेंडिंग कर रही है या नहीं कर रही,
राइट। सो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो ये चीज़ कर रही है या नहीं कर रही है। कैरो 2016 का ही क्लॉज था। अब जो इसमें एडिशन हुई है वो ये हुई है इसके सब क्लॉज में, दैट वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी NBFC एक्ट विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कंपनी मनी लेंडिंग कर रही है, एक NBFC एक्ट कर रही है अपनी दूसरी कंपनीज के लिए या और थर्ड पार्टी कंपनीज के लिए, पर उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये भी अब नहीं चलेगा, ये भी प्रॉपर डिस्क्लोज हो जाएगा कैरो 2020 में, जो पहले डिस्क्लोज नहीं होता था। Then there is this new clause, sub clause, that whether the company is a core investment company. क्लास core investment company वो होती है जिसमें 90% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो शेयर्स के फॉर्म में है, डिबेंचर्स के फॉर्म में है। मतलब कंपनी के पास एसेट्स कम है और जितना भी उनके पास पैसा है, जितना भी उनके पास मनी स्टॉक है, वो थ्रू इक्विटी है, डिबेंचर्स है, डेट है, लोन की तरफ से है। तो अगर ये कंपनी एक ऐसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह प्ले कर रही है तो क्या वो कंपनी प्रॉपर डिस्क्लोज कर रही है ये चीज़ें? अगर डिस्क्लोज नहीं कर रही तो ऑडिटर को इस क्लॉज के अंडर, क्लॉज नंबर 16 सब क्लॉज C के अंडर ये चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। नाउ क्लास कैरो 2016 में 16 क्लॉजेस थे, ये खत्म हो गए हैं। अब जितने क्लॉजेस हैं 21 तक वो सारे नए हैं, राइट। सो मूविंग ऑन क्लॉज नंबर 17। अब इसमें क्या है कि अगर कंपनी का पिछले साल में या इस साल में लॉस इनकर हुआ है तो क्या वो लॉस बताया गया है? अगर नहीं बताया गया तो यहाँ पर ऑडिटर को वो लॉस बताना पड़ेगा, राइट। और वो लॉसेस किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, क्लास ड्यू टू फायर हो सकते हैं, राइट, ड्यू टू थेफ्ट हो सकता है। ऐसा कोई भी लॉस अगर इनकर हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट की कैरो 2020 की रिपोर्ट में क्लॉज नंबर 17 में ऑडिटर को बताना पड़ेगा। देन इज क्लास क्लॉज नंबर 18। नाउ व्हाट द क्लॉज नंबर 18 से, अगर तो कोई ऐसा ऑडिटर था पहले कंपनी का जो खुद अपनी इच्छा से रिज़ाइन करके चला गया है, तो ऐसा नहीं कि जो नया ऑडिटर है वो खुश हो जाएगा कि चलो ठीक है मेरी जॉब तो लग गई, मैं तो एज एन ऑडिटर आऊँगा और मैं पैसे कमा लूँगा। नहीं, अब उस न्यू ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो देखे कि वो कौन से इश्यूज़ के कारण वो ऑडिटर रिज़ाइन करके गया है, क्या कोई ऑब्जेक्शंस थे या कंसर्न का खुद का ही कोई रीज़न था। अगर तो उसका कोई पर्सनल रीज़न है देन तो इट इज़ ओके, राइट। बट अगर उसका पर्सनल रीज़न नहीं था, कंपनी के खुद के कोई इश्यूज थे, कंपनी कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, या उसके कोई खुद के कंसर्न्स थे या क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड थे, तो अब उस नए ऑडिटर को ये भी देखना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लॉज नंबर 18 के अंडर। मतलब क्या है, अब कैरो 2020 बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। Now moving on to clause number 19. Clause number 19 says कि ऑडिटर ने चेक कर ली फाइनेंशियल रेशोज, ऑडिटर ने चेक कर लिए फाइनेंशियल एसेट्स, लाइबिलिटीज चेक कर ली, ऑडिटर ने बात कर ली, ऑब्जर्वेशंस कर लिए, ऑडिटर ने इंटरव्यूज़ कर लिए मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, सारी नॉलेज उसने गैदर कर ली कंपनी के बारे में। अब ऑडिटर को क्लास देखो एक एक्स्ट्रा ओपिनियन देना पड़ेगा। एक ओपिनियन तो उसने ऑडिट रिपोर्ट में दिया कि वो कौन सी रिपोर्ट इशू कर रहा है। अब क्लास देखो ये सेकंड काइंड ऑफ ओपिनियन है जो क्लॉज नंबर 19 के अंडर आएगा। अब ये सेकंड टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा है? ऑडिटर इज टू गिव एन ओपिनियन दैट देयर इज नो मटीरियल अनसर्टेनिटी एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा कि जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट ओपिनियन दिया है पहले तो वो बिल्कुल ठीक है मेरी इस नॉलेज के बिहाफ पर। सेकंड चीज़ उसको क्या बतानी पड़ेगी, कौन सा रिपोर्ट में देना पड़ेगा ओपिनियन अपना, वो है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है कंपनी की, क्या कंपनी अगले 1 साल तक वो सारी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के लायक है या नहीं है। तो अब ऑडिटर को फ्यूचरिस्टिक रहना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा और रिपोर्ट करना पड़ेगा क्लॉज नंबर 19 में दैट इज द कंपनी एबल टू रीपे द लाइबिलिटीज विच में अराइज विद इन 1 ईयर, जो उनकी ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है, प्लस अगर कुछ नई अराइज हो जाती हैं, क्या कंपनी के पास उतना कैश अवेलेबल है, उतने एसेट्स अवेलेबल हैं या नहीं, राइट। मूविंग ऑन टू क्लॉज नंबर 20. Clause number 20 deals with CSR class. So clause number 20 deals with CSR के ऊपर कमेटी भी बन सकती है इन द कंपनी, पर वो कुछ कंडीशंस के ऊपर ही बनेगी, वो हमने कर लिया था इन ऑडिट कमेटीज़, राइट। सो क्लास इसमें क्या है इस क्लॉज में कि अगर कंपनी ने CSR के साथ साथ कुछ अनस्पेंट अमाउंट, मतलब पहली बात उन्होंने CSR के ऊपर पूरा 100% स्पेंड नहीं किया, कुछ पैसे रह गए थे, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपया पड़ा हुआ था जिसका उन्होंने हॉस्पिटल बनाना था, पर उन्होंने क्या किया, कंपनी ने उसको
शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ के फंड के अंडर पैसे दान में कर दिए, राइट, उन्होंने पैसे डोनेट कर दिए। अब वो पैसे थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, CSR एक्टिविटी थी, बट कंपनी ने एक शॉर्टकट अपनाया और शेड्यूल 7 की ऐसे प्लस बहुत सारी ऐसे रिलीफ फंड्स हैं जो शेड्यूल 7 के अंडर आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, उसके अंडर उन्होंने डिपॉजिट करा दिया। तो ये चीज़ डिस्क्लोज होएगी कि कंपनी ने ये चीज़ की है, राइट, और किन रीजंस की वजह से की है। शॉर्टेज ऑफ टाइम था, लैक ऑफ एक्सपर्टीज थी, उनको पता नहीं था कि CSR एक्टिविटी में हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी था या कुछ भी है, तो उनको ये चीज़ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ऑडिटर को इसका आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है, राइट। देन इज क्लास द लास्ट क्लॉज नंबर 21। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि यस कंपनीज की सब्सिडरीज भी होती हैं, राइट, सो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं एक, जो पूरी की पूरी सब्सिडरीज या जो भी इनकी होल्डिंग कंपनीज हैं उनकी एक ही बैलेंस शीट बनती है। अब वो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो अलग अलग भी जज होती हैं, अलग अलग भी उनका ऑडिट होता है और कैरो रिपोर्ट्स बनती हैं। तो जो ऑडिटर है जो होल्डिंग कंपनी को ऑडिट कर रहा है उसने सारी सब्सिडरी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना है। किसी एक सब्सिडरी में भी किसी भी ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सारी सब्सिडरीज को चेक करेगा, राइट, किसी एक ऑडिटर ने भी एडवर्स रिमार्क दिए हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, कैरो रिपोर्ट में दिया है, तो उसको उस ऑडिटर को ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। और वो ऑडिटर ने कौन सी कंपनी सब्सिडरी कंपनी के कौन से पैरा नंबर, राइट, या कौन से क्लॉज नंबर ऑफ कैरो में ये मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, ये एडवर्स ओपिनियन दिया है, ये भी बताना पड़ेगा। मतलब क्या है, अब जो ऑडिटर्स का काम है वो बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी डिटेल्ड वर्क हो चुका है, right? So class, this was your Caro 2020. I have just discussed the new things of Caro 2020. बाकी जो आपका Caro 2016 में था वो यहाँ तो मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया है, यहाँ तो मैंने उसमें सेम लिखा है, राइट, वो हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे। I hope it is clear and with this your syllabus of auditing is over. Thank you. Happy learning.